चलो जी, आ जाओ इधर है, थोड़ा ध्यान देना जरा। हमने पढ़ना है विधेयक के बारे में। विधेयक क्या होता है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं विधायिका। और विधायिका मैंने बताया था एक ऐसा निकाय जो विधि बनाने का कार्य करती है ना। विधि का मतलब कार्य। तो जो निकाय, जो बॉडी कानून बनाती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, विधायिका कहते हैं। तो विधायिका विधि कैसे बनाती है, उसके लिए विधायिका में विधेयक रखा जाता है। क्लियर हो गया। विधायिका में विधि बनाने का जो आरंभिक चरण है वो कैसे बनता है, उसकी शुरुआत कैसे होती है, विधेयक रख करके। अब इस विधेयक को इंग्लिश में कहते हैं बिल। क्लियर है। विधेयक एक प्रकार का प्रस्ताव है, एक प्रकार का प्रपोजल है ना। जब तक वो स्वीकृत नहीं होता, किसके द्वारा, विधायिका के द्वारा। विधायिका में आपको पता है लोकसभा, राज्यसभा और आपका राष्ट्रपति तीनों होते हैं, तो तीनों के द्वारा एक्सेप्ट होना चाहिए। तो विधेयक जब तक स्वीकृत नहीं होता तब तक वो विधि नहीं बनती, यानी अधिनियम नहीं बनता। ठीक है ना। तो जब वो अधिनियम बन गया, इसका मतलब वो पारित हो गया। और जब तक विधेयक ही है, हो सकता है पारित ना हो, तो ऐसे न जाने कितने विधेयक आते रहते हैं। तो इंपॉर्टेंट हमारे लिए अधिनियम होता है, विधेयक नहीं, है ना। जैसे अभी आजकल 130वां संविधान संशोधन विधेयक रखा गया, अधिनियम नहीं है, वो विधेयक है। और उसमें यह रखा गया था कि अगर किसी मंत्री पर, किसी मुख्यमंत्री पर, किसी और प्रधानमंत्री पर किसी आरोप में यदि कारावास दिया जाता है, जेल में रखा गया, और ऐसे अपराध के लिए उसको अरेस्ट किया गया जिसके लिए अगर वो दोस्त, वो अपराध सिद्ध हो जाए तो कम से कम 5 साल की सजा लगेगी। ठीक है ना। तो अभी प्रारंभिक तौर पर हमने प्रारंभिक जो एविडेंस हुए उसके आधार पर जो है उसको कार्यपालिका ने, पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। अब वो जो दोष है, जो आरोप है, वो सही है कि नहीं है, उसकी जांच न्यायालय करेगा और अंतिम फैसला न्यायालय देगा। तो वो व्यक्ति जो है हमने अभी अरेस्ट कर लिया, जैसे अरविंद केजरीवाल को किया, जैसे दिल्ली में कौन था, मनीष सिसोदिया को किया। क्लियर। अब उसके बाद वो कोर्ट में ट्रायल चलता रहा, कई दौर तक चलता है। जब अंतिम कोर्ट उसको दोषी मानेगा तो उसको सजा दे देगा, लेकिन वो ट्रायल कुछ समय तक चला और उसके बाद वो दोनों बाहर हो गए। लेकिन एक लंबी अवधि तक जेल में रहे, और मुद्दा यहीं से उठा कि अरविंद केजरीवाल जेल में रहते हुए मुख्यमंत्री का पद नहीं त्यागा, तो और मनीष सिसोदिया ने शिक्षा मंत्री का पद नहीं त्यागा। तो इसीलिए सरकार लेके आई कि अगर 30 दिन तक तुम जेल में चले गए, भले आरोप सिद्ध ना हुआ, अभी कोर्ट में मामला ट्रायल में है, लेकिन 30 दिन तक तुम्हें जो है प्रारंभिक एविडेंस के आधार पर जेल में रख दिया गया है, तो तुम्हारा मंत्री पद, तुम्हारा मुख्यमंत्री का पद, तुम्हारा प्रधानमंत्री का पद चला जाएगा, है ना। इसको लेकर के हंगामा खड़ा हो गया। और हंगामा ये कि विपक्ष कह रहा है कि सरकार जो है, जो जानबूझ करके वो केंद्र सरकार, जिन प्रांतों में केंद्र की पार्टी की सरकार नहीं होगी, वहां के मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों को ऐसे जेल रखती रहेगी। और 30 दिन तक जेल में रख सकते हैं। 30 दिन तो पता भी नहीं, उस तो ऐसे 2-3 बार रिमांड पे ले लिया तो 30 दिन हो गए। तो ऐसे में जो है वो जनता द्वारा चुनी गई सरकार को पलट सकते हैं, मुख्यमंत्री मंत्रियों को हटा सकते हैं, ये इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। इसलिए विपक्ष उसका विरोध कर रहा है। बहुत हद तक विपक्ष की बात सही भी है। सत्ता पक्ष ने थोड़ा चाल चल दी, उन्होंने उसमें प्रधानमंत्री का पद भी जोड़ दिया, केंद्र के मंत्री भी जोड़ दिए। अब प्रधानमंत्री को कौन सा राज्यों का मुख्यमंत्री जो है जेल डलाएगा, उसके लिए तो राष्ट्रपति की प्रक्रिया होती है ना। केंद्र के मंत्री के लिए भी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की प्रक्रिया होती है, वहां से परमिशन चाहिए होती है। तो ये सारी चीजें हैं, इसमें अपना अपना पक्ष है, लेकिन सैद्धांतिक रूप से केंद्र ने स्पष्ट कर दिया कि प्रधानमंत्री भी इसके दायरे में है। अब वो विधेयक है 130वां संविधान संशोधन विधेयक, वो भी पारित नहीं हुआ लोकसभा से, लोकसभा में रखा, पारित नहीं हुआ। अभी वो जीपीसी, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को गया है। अब वहां से उसमें जो भी संशोधन होकर के आएंगे, तब सदन उस पर विचार करेगा, तब पारित होगा। होगा कि नहीं होगा वो बात की बात है। तो विधेयक से ज्यादा इंपॉर्टेंट है अधिनियम। अधिनियम जब विधायिका ने पारित कर दिया, इसको इंग्लिश में बिल कहते हैं। लेकिन यहां तक आने से पहले हम दो शब्दों को और जानते हैं। एक होता है प्रस्ताव, जिसको इंग्लिश में मोशन कहते हैं, और एक होता है संकल्प, जिसको रेजोल्यूशन कहते हैं। सामान्य तौर पर बोलचाल की भाषा में जब हम वो ये कहते हैं कि
130 इसको जैसे 130वां संविधान संशोधन विधेयक है, हम इसको 130, कुछ लोग बोलते हैं कि ये प्रस्ताव रखा है, कुछ लोग कहते हैं ये संकल्प रखा। तो सामान्य बोलचाल की भाषा में हम विधेयक, प्रस्ताव, संकल्प को कई बार एक ही रूप में प्रयुक्त कर लेते हैं, लेकिन जो संवैधानिक और पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसमें इनके भीतर भेद होता है। विधेयक क्या है? एक प्रकार का प्रस्ताव ही है। विधेयक का मतलब विधि बनाने वाला प्रस्ताव। क्लियर हो गया? मैं इसको ऐसा भी कह सकता हूं कि प्रस्ताव एक बड़ा कॉन्सेप्ट है और प्रस्ताव के भीतर ही हमारा विधेयक आता है, हमारा संकल्प आता है। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं। क्लियर? तो मूल अंतर प्रस्ताव और संकल्प के बीच, यानी विधेयक भी प्रस्ताव है, संकल्प भी प्रस्ताव होता है। तो प्रस्ताव और संकल्प में क्या अंतर है, मोशन एंड रेजोल्यूशन में क्या अंतर है, यह अक्सर पूछ लिया जाता है इंटरव्यू में खास तौर से। देखो, प्रस्ताव, आप पहला पॉइंट तो उसमें डिफरेंस ये है कि हर संकल्प अपने आप में प्रस्ताव है, लेकिन हर प्रस्ताव संकल्प नहीं है। यहां से यह वाला निष्कर्ष निकला कि हर संकल्प प्रस्ताव है, लेकिन हर प्रस्ताव संकल्प नहीं होता। कुछ प्रस्ताव विधेयक भी हो सकते हैं। क्लियर हो गया? पहली बात तो ये, यानी ब्रॉड कॉन्सेप्ट क्या है, प्रस्ताव, संकल्प उसके भीतर का एक मुद्दा है। दूसरा, ये जो संकल्प होता है ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय से संबंधित होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को इंडिकेट करता है, या किसी भी प्रकार के संवैधानिक गरिमा को, संवैधानिक आदर्श से संबंधित कोई मामला है तो उसको संकल्प कहते हैं। जिसमें संविधान का प्रश्न निहित है, जिस प्रस्ताव में जो है महत्वपूर्ण मुद्दा है, जनहित के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु छुपा हुआ है, जो भविष्य के लिए एक विजनरी अप्रोच का काम करेगा, जिसमें संवैधानिक मूल्य, संवैधानिक आदर्श, संवैधानिक गरिमा अंतर्निहित होती है, वह प्रस्ताव संकल्प कहलाता है। तो यानी यह महत्वपूर्ण विषय से संबंधित है। और प्रस्ताव जो होता है वह महत्वपूर्ण विषय से भी संबंधित हो सकता है और किसी गौण विषय से संबंधित भी हो सकता है। क्लियर? दोनों से संबंधित हो सकता है, जबकि संकल्प का महत्व केवल आदर्शात्मक, प्रेस्टिजियस वाले जो वैल्यूज है, विषय है, उनसे संबंधित होता है। तीसरा, जब संकल्प रखते हैं हम, कहां रखा? सदन में। हमने कहा ना कि यह संकल्प पारित हुआ आज सदन से। तो संकल्प जब रखा जाता है, एक प्रकार का डॉक्यूमेंट्री प्रस्ताव भी होता है। तो जब संकल्प रखा जाता है सदन में, जो व्यक्ति रखता है उसको लगा कि नहीं, छोड़ दो इसको, फिर बाद में कभी और देख लेंगे, इसको मैं वापस ले लेता हूं। वो अपनी मर्जी से उसको रख तो सकता है, लेकिन अपनी मर्जी से वापस नहीं ले सकता। वापस, क्योंकि उसमें क्या है, महत्वपूर्ण विषय है, संवैधानिक आदर्श, गरिमा का मामला छिपा हुआ है। तो इसलिए वो अपनी अनुमति से वापस नहीं ले सकता, अपनी इच्छा से वापस नहीं ले सकता। जब तक सदन ने अनुमति नहीं दी तब तक वो वापस नहीं ले सकता। प्रस्ताव जो रख सकता है वो उसको वापस भी ले सकता है। क्लियर हो गया? तो ये मूलभूत 2-3 अंतर हैं आपके संकल्प और प्रस्ताव के अंतर्गत। कोई दिक्कत? विधेयक भी क्या है, अपने आप में एक प्रस्ताव ही होता है। प्रस्ताव के 2 भाग है, संकल्प और विधेयक। विधेयक का मतलब जिसका संबंध कानून बनाने से लेकर के है। अब अंतर क्लियर हो गया? चलो, हम्म हम्म है, वो तो ओथ होती है, शपथ होती है ना। तो उसमें भी वो संकल्प, आदर्श ही तो है, संकल्प भी तो है। मैं शपथ लेता हूं कि मैं संवैधानिक निष्ठा, संविधान के प्रति और भारत के प्रति निष्ठा रखूंगा। इससे बड़ा आदर्श और क्या है? मैं जिस पद के लिए जा रहा हूं तो उसमें मैं संकल्प ले रहा हूं, एक प्रकार से उस आदर्श मूल्य के प्रति समर्पित होने का मैं संकल्प ले रहा हूं। तो बात वही है, वो शपथ लेता है उस संकल्प की। तो वही तो बात मैंने कही कि बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हो, यह संवैधानिक गरिमा या आदर्श मूल्य से संबंधित प्रश्न हो, उसको हम संकल्प कहते हैं। ठीक है, चलो अब आ जाओ विधेयक पर। तो विधेयक मैंने क्या बताया? विधेयक एक ऐसा प्रस्ताव होता है, ऐसा प्रस्ताव होता है जिसका संबंध विधि बनाने से है ना?
जब भी हम कानून बनाते हैं उसके लिए जो प्रस्ताव लेके आते हैं उसको विधेयक कहते हैं। मोटे तौर पर हम विधेयक को दो भागों में बांटते हैं, मैंने एक दिन जिक्र भी किया था। एक है सरकारी विधेयक और दूसरा होता है गैर सरकारी विधेयक। क्लियर? सरकारी और गैर सरकारी। अब सरकारी विधेयक और गैर सरकारी में क्या अंतर है? सरकारी शब्द है ना, अर्थात ऐसा विधेयक, विधेयक किस चीज के लिए? कानून बनाने से, ठीक है ना। ऐसा विधेयक जिसे सरकार के द्वारा, सरकार का मतलब क्या है? किसी मंत्री के द्वारा। प्रधानमंत्री भी तो मंत्री है, सभी मंत्रियों का प्रधान है तो मंत्री, तो मंत्री परिषद को ही तो हम सरकार कहते हैं। तो ऐसा विधेयक जो मंत्री परिषद द्वारा लाया जाता है, या ऐसा विधेयक जो सरकार के द्वारा लाया जाता है, या इसको ऐसा भी बोल सकता हूं कि ऐसा विधेयक जो किसी मंत्री के द्वारा सदन में रखा जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? सरकारी विधेयक कहते हैं। क्लियर हो गया? गैर सरकारी विधेयक क्या है? ऐसा विधेयक जो विपक्ष के सदस्यों द्वारा या संसद के किसी सदस्य द्वारा रखा जाता है, वो क्या है? आपका गैर सरकारी विधेयक है। सरकार बीजेपी की है, एनडीए की है, प्रस्ताव रखा राहुल गांधी ने, विधेयक प्रस्तुत कर दिया किसी अन्य यूपीए के घटक दल ने, तो वो क्या हो जाएगा? गैर सरकारी विधेयक। एक हमने लिखा संसद। संसद का मतलब हो सकता है कि कोई एक ऐसी पार्टी हो जिसका एक या दो ही सांसद और जो है वो विपक्ष के नेता नहीं हो। मान लिया जाए कि कांग्रेस ने ही इतनी सीटें प्राप्त कर ली कि वो अकेली जो है विपक्ष की पार्टी बन गई, तो विपक्ष जो है सदन में कौन है? कांग्रेस। लेकिन तृणमूल कांग्रेस भी है, सपा भी है, बसपा भी है, अन्य पार्टियां भी है, एनसीपी भी है ना, उनके भी किसी के एक, किसी के दो, किसी के चार सांसद होंगे। तो उनके सांसद होंगे तो विपक्ष पार्टी का दर्जा मिल गया एक बड़ी पार्टी को जिसने सर्वाधिक सीटें प्राप्त की हैं सरकार के बाद, यानी घटक जो सत्ता है पार्टी उसके बाद, और बाकी अन्य घटकों के एक एक दो दो हैं, वो विपक्ष को समर्थन नहीं दे रहे हैं, अपना अलग अस्तित्व बनाए हुए हैं, तो इसलिए संसद के सदस्य के द्वारा। इसका एक और मतलब भी है कि कई बार व्यवहारिक स्तर पर काम करने के लिए या किसी मामले को डाइवर्ट करने के लिए सरकार खुद अपनी किसी सांसद को बोल देगी कि ये प्रस्ताव रख दो। सत्ता पक्ष की पार्टी के द्वारा रखा जाता है, लेकिन किसी मंत्री के द्वारा नहीं, सांसद के द्वारा। जैसे मान लिया कि आपके त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हरिद्वार के सांसद हैं, वो केंद्र की मंत्री परिषद की मेंबर नहीं, सांसद हैं, यानी संसद के सदस्य हैं। तो त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा कोई जो है प्रस्ताव रखा गया, वो क्या कहलाएगा? गैर सरकारी विधेयक। जो सरकार रखती है, मंत्री रखता है, यानी मंत्री परिषद के द्वारा रखा जाता है, वो सरकारी है। जो किसी विपक्ष के द्वारा या विपक्ष के किसी अन्य घटक के पार्टियों के द्वारा या ऐसे ही पार्टियों के सदस्य द्वारा जो विपक्ष के दर्जे में या विपक्ष के उसमें शामिल नहीं है लेकिन संसद में उनके सदस्य हैं, या खुद सत्तारूढ़ पार्टी के किसी ऐसे सांसद के द्वारा जो मंत्री परिषद का सदस्य नहीं है, उसके द्वारा रखा गया विधेयक क्या होता है? गैर सरकारी विधेयक होता है। क्लियर? अब ध्यान दो, ऐसा विधेयक जो सरकार के किसी मंत्री ने रखा कानून बनाने को लेकर के, जैसे यही वाला विधेयक मैंने 130वां संविधान संशोधन विधेयक की बात कही, उस विधेयक को रखा और कानून बनाना है उस पर सीधा सा, वो उस विधेयक को रखा और वो विधेयक लोकसभा में रखा, लोकसभा से पारित ही नहीं हुआ, तो क्या हो जाएगा? इसका मतलब सरकार को यानी मंत्री परिषद को लोकसभा में अल्प बहुमत है या लोकसभा का उसमें विश्वास नहीं है, तो सरकार गिर जाएगी। लेकिन जब भी गैर सरकारी विधेयक रखा जाएगा, भले वो सत्तारूढ़ पार्टी के किसी सदस्य द्वारा रखा गया हो जो मंत्री परिषद में शामिल नहीं है, सरकार में शामिल नहीं है, वो अगर सदन में पारित नहीं होता है तो सरकार नहीं गिरती है। क्लियर हो गया? ये दो मूलभूत अंतर हैं सरकारी और गैर सरकारी विधेयक को लेकर के। अंतर क्लियर हो गया? पहली बात, सरकारी विधेयक सरकार के द्वारा या मंत्री परिषद के किसी सदस्य के द्वारा या किसी मंत्री के द्वारा रखा जाता है, अगर वो पारित नहीं हुआ तो सरकार गिर जाती है। खासतौर से लोकसभा में पारित नहीं होता है तो सरकार गिर जाएगी। क्यों? क्योंकि 75 खंड 3 के तहत सामूहिक उत्तरदायित्व तो होता है मंत्री परिषद का, कहां पर?
लोकसभा के प्रति। गैर सरकारी विधेयक किसी विपक्ष के सदस्य के द्वारा या लोकसभा में किसी ऐसे सदस्य के द्वारा जो न तो सत्ता पक्ष का सदस्य हो न विपक्ष का सदस्य हो, या सत्तारूढ़ पार्टी के किसी सदस्य के द्वारा जो मंत्रिपरिषद का सदस्य नहीं है, यानी मंत्री नहीं है, सरकार में शामिल नहीं है, उसके द्वारा रखा जाता है, तो वह गैर सरकारी विधेयक होता है। और गैर सरकारी विधेयक पारित हो गया तो वेल एंड गुड, कानून बनने की तरफ आगे जाएगा। पारित नहीं हुआ तो सरकार नहीं गिरती है, क्योंकि वो सरकारी विधेयक नहीं है। अब क्लियर है यहां तक? चलो, तो एक कैटेगराइजेशन तो विधेयकों का यह है कि सरकारी और गैर सरकारी क्या होता है। फिर कार्य के आधार पर जो विधेयक होते हैं वो तीन कैटेगरी के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। ये तो हो गया प्रकृति के आधार पर जो बांटा। अब कार्य के आधार पर या स्वरूप के आधार पर दो प्रकार के थे, अब ये कार्य के आधार पर है। एक है साधारण विधेयक, दूसरा होता है जिसको हम धन विधेयक, धन विधेयक एवं वित्त विधेयक, दोनों को दोनों फाइनेंस बिल। धन विधेयक मनी बिल हो गया और वित्त विधेयक फाइनेंस बिल हो गया। धन विधेयक भी अपने आप में फाइनेंस बिल, वित्त विधेयक होता है, तो उसको हम फाइनेंस बिल के नाम से जानते हैं। ठीक है। तीसरा आता है संविधान संशोधन विधेयक। ये तीन कैटेगरी में हम टोटल विधेयक को बांट देते हैं। संविधान संशोधन विधेयक की चर्चा यहां पर नहीं होगी, यह हमने पहले पढ़ रखा है। कहां पढ़ रखा है? संविधान की विशेषताओं में, जहां पर मैंने आपको बताया था कि भारत का संविधान अधिक लचीला और कम कठोर है। वहां पर भी मैंने जिक्र किया था साधारण विधेयक का, और लेकिन जितना डिटेल में संविधान संशोधन विधेयक पढ़ा उतना हमने वहां नहीं। विधेयक में हमको इसको थोड़ा और डिटेल में लेके जाना है ना। संविधान संशोधन विधेयक मैंने क्या कहा था कि संविधान संशोधन विधेयक जो होता है संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। राष्ट्रपति की पूर्वानुमति की आवश्यकता होती है कि नहीं होती है? संविधान संशोधन विधेयक में होती है? श्योर कि नहीं होती? खोलो जरा, नोट्स खोलो अपने। संविधान की विशेषताओं में है जहां संविधान कम, अधिक नम्य और कम अनम्य है, यहां नहीं मिलेगा आपको। जहां पर लास्ट में नोट लिखाए होंगे उधर कहीं होगा, और स्पष्ट लिखा होगा कि पूर्वानुमति की आवश्यकता नहीं पड़ती। लिखा है? क्या लिखा है? लिखा नहीं? लिखा रखा? लिखा रखा है? ये नोट में क्या है? अनुच्छेद की आधार पर किए गए संविधान प्रस्ताव एक सदन में, हाँ यहां से इधर क्या लिखा है ये? अच्छा, ये तो इसमें नहीं लिखाया, शायद मैंने डिस्कस किया होगा, लिखाया नहीं होगा, ये हो सकता है। हाँ, मैंने इसमें दो बातें बोली थी। पहली बात तो ये कही थी कि राष्ट्रपति की पूर्वानुमति की आवश्यकता नहीं पड़ती, और दूसरी बात ये कि राष्ट्रपति इस पर न तो साइन करने से मना कर सकता है, ना ही पुनर्विचार के लिए भेज सकता है उसको। जब दोनों सदन पारित कर दें संविधान संशोधन विधेयक, तो राष्ट्रपति को हर हाल में साइन करना होता है। क्लियर है? तो ये बात मैंने ये लिखा रखी है। अच्छा, वो वाली बात नहीं लिखाई होगी। हाँ, तो उसको जो है मतलब इतना वो नहीं, पर पूर्वानुमति की आवश्यकता नहीं होती। आ जाओ जरा, तो ये वाला तो हमने पूरा पढ़ रखा है। अब इसको ध्यान दो। काम करने के आधार पर विधेयक तीन प्रकार के: साधारण विधेयक, दूसरा वित्त विधेयक जिसमें हम धन विधेयक और वित्त विधेयक पढ़ते हैं, फिर आएगा संविधान संशोधन विधेयक। साधारण विधेयक का मतलब क्या होता है वो भी यहां लिखा रखा है, लेकिन दोबारा ध्यान दो। साधारण विधेयक उस विधेयक को कहते हैं जिसे
सदन के साधारण बहुमत से पारित किया जाता है। ऐसा विधेयक जो संसद के दोनों सदनों द्वारा या अलग अलग प्रत्येक सदन के द्वारा साधारण बहुमत से पारित कर लिया जाता है। साधारण बहुमत का मतलब क्या होता है? 50% प्लस 1, यानी सदन की जितनी सदस्य संख्या है, कुल सदस्य संख्या उसके आधे से एक अधिक या आधे से अधिक, मिनिमम एक अधिक तो होना चाहिए। ठीक है ना? तो इससे क्या हो गया, अगर 100 सदस्य हैं तो 50% पर 50 हो जाएंगे प्लस 1, यानी 51 सदस्यों से पारित होना चाहिए। इसी को तो साधारण बहुमत कहते हैं। तो ऐसा विधेयक जो सदन से साधारण बहुमत से पारित हो जाता है, उस विधेयक को हम साधारण विधेयक कहते हैं। पहली बात तो यह हो गया। दूसरा, साधारण विधेयक को संसद के किसी भी सदन में रखा जा सकता है, रख सकते हैं, यानी हम उसको लोकसभा में भी रख सकते हैं, उसको राज्यसभा में भी रख सकते हैं। ऐसी कोई बाउंड्रेशन नहीं है या ऐसी किसी प्रकार की बाध्यता नहीं है कि केवल लोकसभा में ही इसको रखना है। जी नहीं, उसको लोकसभा में भी ला सकते हैं, राज्यसभा में भी ला सकते हैं। सरकार की यह रणनीति होती है कि मैं व्यवहारिक स्तर पर कैसे इसको पारित करवा सकूं, कहीं कोई अवरोध तो उत्पन्न नहीं हो रहा है, तो वो उस व्यवहारिक गणित का हिस्सा होता है कि लोकसभा में रखें कि राज्यसभा में रखें। मामला क्लियर हो गया? जब दोनों सदनों से साधारण बहुमत से पारित हो जाता है, उसके बाद यह विधेयक जाता है राष्ट्रपति के पास, क्योंकि विधायिका लोकसभा, राज्यसभा राष्ट्रपति से मिलकर के गठित होती है। अब राष्ट्रपति के पास जाएगा स्वीकृति के लिए, यानी अनुमोदन के लिए। राष्ट्रपति, आपको पता है कि अनुच्छेद 111 के तहत इस पर हस्ताक्षर कर सकेगा, हस्ताक्षर विधारित कर सकेगा, मना भी कर सकेगा, और या फिर पुनर्विचार के लिए लौटा देगा। क्लियर है? अगर पुनर्विचार के लिए लौटाया है तो दोबारा से सदन इसको क्या करेगा, विशेषकर वो लोकसभा को ही लौटाता है, क्योंकि सरकार का बहुमत लोकसभा में होता है। लोकसभा यदि दोबारा से उसको अपने साधारण बहुमत से पारित कर दे, बिना कोई संशोधन किए हुए एज इट इज उसको पारित कर दे, संशोधन कर दे तो वेल एंड गुड, न करे दोबारा से साधारण बहुमत से पारित कर दे और राष्ट्रपति को भेजे कि लो जी हमने पुनर्विचार कर दिया। अब राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करने ही होंगे, वो बाध्यकारी अवस्था है, ये हमने वहां भी जिक्र किया था। चलो जी, अगर इन केस एक सदन ने पारित कर दिया, दूसरा सदन पारित ना करे, वेरी गुड, तो हमने क्या बताया था, फिर आर्टिकल 108 है, उस आर्टिकल 108 के तहत ज्वाइंट सेशन बुलाता है राष्ट्रपति, संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। संयुक्त अधिवेशन में यह प्रस्ताव पारित हो जाता है, क्योंकि सिंपल मेजोरिटी की आवश्यकता होती है। राष्ट्रपति घोषणा करता है 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन बुलाने के लिए, पहली सब बात। दूसरी, उस ज्वाइंट अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष, क्योंकि दोनों सदन के सदस्य एक साथ हो गए। अच्छा, एक और चीज, लोकसभा, इसका टेक्निकल स्थिति देखो क्यों है, लोकसभा राज्यसभा दोनों एक साथ बुला दिया, वाइस प्रेसिडेंट जो राज्यसभा का पदेन सभापति है, वो तो राज्यसभा और या लोकसभा किसी भी सदन का सदस्य ही नहीं। उस कंडीशन में ये तो विशेष स्थिति है ना, कि विशेष स्थिति में हम दोनों सदनों की ज्वाइंट सेशन बुला रहे हैं, तो अब पीठासीन उन दोनों सदनों के ही किसी सदस्य को करना होगा। हां, राज्यसभा का उपसभापति अधिकार रखता है, क्योंकि वो राज्यसभा का सदस्य है, लेकिन उससे पदानुक्रम में, उससे प्रोटोकॉल में, उससे हायरार्की में ऊंचा पद किसका है? आपका लोकसभा के अध्यक्ष का। इसीलिए लोकसभा के अध्यक्ष को ही पीठासीन बनाया जाता है। अब कंडीशन क्लियर है? तो ये टेक्निकल आधार पर ये याद रखना, राष्ट्रपति बुलाता है ज्वाइंट सेशन को और ज्वाइंट सेशन की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। मामला क्लियर हो गया? ये जो साधारण विधेयक है, ये तो मैंने एक बता दिया कि दोनों सदनों ने पारित कर दिया, फिर राष्ट्रपति के पास गया, राष्ट्रपति ने साइन कर दिया और वो कानून बन गया। ये जो साधारण विधेयक है, जब सदन से पारित होता है तो सदन से पारित होने के उसके 3 चरण होते हैं, और कुल 5 चरणों में या 5 वाचन में या 5 पाठन में कोई साधारण विधेयक पारित होता है। कुल चरण 5 है उसके, लेकिन जब वो किसी एक सदन में रखा गया, लोकसभा में रखा गया, तो लोकसभा से 3 चरणों से वो पारित होता है, या राज्यसभा में रखा गया तो राज्यसभा से 3 चरणों में पारित होता है। टोटल उसके कितने चरण होते हैं? पारित होने के 5 चरण होते हैं, राष्ट्रपति तक पहुंचने के।
अब कैसे, ध्यान दो जरा। कोई साधारण विधेयक जब किसी सदन में रखा गया, मान लिया जाए ये सदन हमारा लोकसभा है, किसी सदन में रखा गया और ये साधारण विधेयक है, लेकिन कैसा विधेयक है, सरकारी विधेयक है, सरकार रख रही है, किसी कानून बनाने से संबंधित विधेयक है। तो कोई हम सामान्यतः जो चर्चा करते हैं, पढ़ते हैं साधारण विधेयक के बारे में, सरकारी विधेयक के बारे में, ये गैर सरकारी विधेयक नहीं, बस गैर सरकारी का मतलब बता दिया, वो काम वहीं पर खत्म हो गया। अब जो भी हम पढ़ रहे हैं ये सब सरकारी विधेयक के बारे में। अब साधारण विधेयक है जो साधारण बहुमत से पारित हो रहा है, सिंपल कानून बनाने से संबंधित है, सरकारी विधेयक है, वो जब सदन के किसी भी सदन में रख सकते हैं, माना एक सदन में रखा, लोकसभा में रखा। अब लोकसभा से पारित होने के 3 फेज हैं, 3 चरण हैं। कैसे कैसे? जब इसको रखा जाएगा तो जो सदस्य रखेगा, जाहिर सी बात है कोई मंत्री रखेगा, तो पहला चरण जो इसका है, प्रथम चरण या प्रथम वाचन, सदस्य या मंत्री विधेयक को प्रस्तुत करते हुए उसका शीर्षक बताएगा, यानी किस विषय से संबंधित हम विषय ये विधेयक लेके आ रहे हैं, उसका शीर्षक बताएगा और उसका उद्देश्य प्रस्तुत करेगा कि क्यों हम ये विधेयक लेके आ रहे हैं। माना महिला कानून है, महिला आरक्षण बिल है, तो बिल का टॉपिक क्या है वो बताएगा कि महिला आरक्षण क्यों लेके आ रहे हैं, महिलाओं को सशक्त करने के लिए, उनको प्रतिनिधित्व देने के लिए। उसकी लंबी चौड़ी व्याख्या वो करे, ये जैसा भी करे, वो कम से कम 10-15 मिनट का भाषण तो देता ही उस पर कि क्यों हमको इसकी जरूरत पड़ रही है, क्या नुकसान हमने अब तक उठाया है, ये आ जाएगा तो इससे क्या बेनिफिट होगा, बदलते हुए दौर के अनुसार अगर हमें कंपटीशन में रहना है, दुनिया के लोकतंत्रात्मक और विधायी प्रक्रिया के साथ कदम दर कदम मिलाने हैं, तो हमें ये चीज, ये कानून बनाने होंगे। इस पर उसका भाषण चलता है, सब लोग सुनते हैं, उस समय किसी का कोई विरोध प्रदर्शन नहीं होता है। बस क्या काम किया, विधेयक लाया, उसका शीर्षक बताया, उसका उद्देश्य प्रस्तुत किया, इतने में पहला चरण खत्म हो गया। क्लियर? इसके बाद इसी चरण के का जो अंतिम पार्ट होता है, जब ये उसने रख दिया है, इस पर कोई बहस नहीं होगी अभी, उसके बाद इसको सरकारी गजट में प्रकाशित किया जाता है। सरकारी विधेयक है ना, तो सरकारी गजट में प्रकाशित होगा, उसका औचित्य सिद्ध हो जाएगा, लीगलिटी प्रूव हो जाएगी उसकी। द्वितीय चरण या द्वितीय वाचन, लोकसभा का ही द्वितीय चरण है ये। अभी केवल मंत्री साहब ने रखा और जो है उसका उद्देश्य और शीर्षक बताया, उसके बाद रखने के बाद जो है जब सदन स्थगित कर दिया, उसके बाद उसको सरकारी गजट में प्रकाशित करने के लिए सरकार भेज देती है। सरकारी गजट राष्ट्रपति की अनुशंसा से वो काम होता है, इसलिए उसकी लीगलिटी बन जाती है। अब द्वितीय चरण उसका शुरू होगा। कुछ समय बाद जब स्थगित हो गया, हो सकता है अगले दिन के लिए, हो सकता है 2-3 दिन बाद, एक निश्चित तिथि तय की जाती है जिस दिन उस विधेयक पर चर्चा होती है। 2 दिन बाद, 5 दिन बाद, 7 दिन बाद, जो सत्र चल रहा होता है उसी में तिथि तय होती है। अब इसमें क्या होता है द्वितीय चरण में कि जो विधेयक होता है उस विधेयक की प्रतियां, ध्यान देना, प्रतियां यानी कॉपी, सदन के सभी सदस्यों को उपलब्ध कराई जाती है। ये उपलब्ध कैसे कराते हैं, जिस दिन प्रस्ताव रखते हैं, पहले चरण में अंत हो गया, गजट प्रकाशित कर दिया, उसके बाद जो है उसी दिन या उसके एक आध दिन या कुछ समय के लिए, सामान्यतः होता है कि उसी दिनों सब सदस्यों को है उसकी एक कॉपी उपलब्ध करा देते हैं। इसीलिए तो लोकसभा का ये जब भी सत्र चलता है उसका खर्चा करोड़ों रुपए में आता है। क्यों आता है, जितने मेंबर हैं लोकसभा राज्यसभा के, सभी को उस विधेयक की कॉपियां दी जाती हैं। क्यों? क्योंकि बहस करनी है ना उन्होंने, तो उनको क्या पता क्या इसमें प्रोविजन रखे हुए हैं सरकार ने, तो घर आते हैं, पढ़ते हैं, उस पर चिंतन मनन करते हैं। जो पढ़े लिखे होते हैं, समझदार होते हैं, जिनको बस केवल विरोध करना, हल्ला करना, वो कोई पढ़ता नहीं है। ठीक है ना? तो इसीलिए दिया जाता है कि पढ़ें, इसमें जो उनको नेगेटिव लग रहा है, जो खराब लग रहा है, जिस पर उनको बहस करनी है, अगले दिन बहस करने के लिए सरकार के सामने रख सकते हैं। अगर वो चीजें वास्तव में खराब हैं तो सरकार संशोधन करके उनको हटा सकती है। क्या? दूसरा चरण ही सबसे महत्वपूर्ण है। तो पहले चरण के अंतिम चरण में सभी सदस्यों को कॉपियां दे दी जाती है। अब वो सदस्य क्या करते हैं, उन कॉपियों को लेकर घर जाते हैं, पढ़ते हैं,
उसके बाद जो तिथि नियत होती है, नियत तिथि पर आकर उस विधेयक पर चर्चा होती है, यानी बहस होती है। क्लियर? दूसरा चरण जो है, दूसरे चरण के अपने भी 3 चरण है। अब आप ये मान के चलो कि पहले चरण में मंत्री साहब ने विधेयक को रखा, उसका शीर्षक बताया और उसका उद्देश्य क्या है ये रख दिया। उसके बाद जो है उस विधेयक को सरकारी गजट, सभी को उसकी कॉपियां दे दी और उसके बाद उसको सरकारी गजट में प्रकाशित कर दिया। द्वितीय चरण सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है। द्वितीय चरण में ही पूरी बहस होती है। द्वितीय चरण के लिए एक नियत तिथि तय की जाती है कि उस दिन आकर के हम क्या करेंगे, इस पर बहस करेंगे, वो सरकार ही तय करती है। एक प्रकार से सदन का जो सचिवालय होता है वो उस पर तिथि वगैरह बना करके सरकार को देता है, सरकार जो है फिर सदन में प्रस्तुत कर देती है, सब लोग उसमें आते हैं। अब ये जो द्वितीय चरण है, द्वितीय चरण के भी अपने आप में 3 चरण है। द्वितीय चरण के 3 चरण। पहला चरण है बहस का चरण। नियत तिथि पर आते हैं, अब सदस्य अपनी तैयारी करके आते हैं। सरकार को तो क्या बोलना, कुछ नहीं, सरकार ने तो पहले प्रस्ताव रख दिया, सबको कॉपियां दे दी है। अब विपक्ष का जो लोग होते हैं, ये संसद के सदस्य होते हैं, सत्ता पक्ष के सदस्य भी हो सकते हैं, वो अब क्या करते हैं, मंत्री से यानी सरकार से यानी मंत्रिपरिषद से अब उस पर बहस करते हैं, सवाल जवाब करते हैं। क्या आपने ये गलत रखा है, ये ठीक रखा है, या इसका क्या वो है, इस पर उनकी बहस होती है। 1 दिन बहस हो सकती है, 2 दिन बहस हो सकती है, कुछ घंटे की बहस हो सकती है। वो उस विषय के औचित्य से तय होता है कि कितने घंटे कितने दिनों तक बहस होगी। तो पहला चरण बहस का है। अब हम ये भी जानते हैं कि संसद के सदस्यों की कोई विशेष योग्यता नहीं रखी गई है, पढ़ा लिखा, पीएचडी डिग्री ऐसा कुछ नहीं है। अंगूठा छाप व्यक्ति जन लोकप्रिय है तो मंत्री बन सकता है, सदस्य बन सकता है। तो उसको उस विधेयक के तकनीकी मामलों पर जो स्पेशलाइज फैक्टर्स है उनके मामले में नॉलेज नहीं होता, ऐसे हम मान के चलते हैं। क्यों? क्योंकि उनके लिए पढ़ाई लिखाई का कोई बाउंडेशन है ही नहीं। तो ये मानते हैं कि वो उसके सामान्य व्यवहारिक पहलुओं पर चर्चा करेंगे, उसके तकनीकी पहलू, और उन तकनीकी पहलुओं से भविष्य में उत्पन्न होने वाली समस्याएं जो होंगी उस पर उनका विचार नहीं होता है, वो नहीं समझ पाते। तब सामान्य चर्चा बहस करने के बाद अब उसको जांच के लिए भेजा जाता है। तो दूसरा चरण है समितियों द्वारा जांच। समितियों द्वारा जो जांच होता है, अब देखो प्रत्येक सदन, जैसे मान लिया जाए ये लोकसभा है, ये राज्यसभा है, इस लोकसभा की भी अपनी 2 समितियां होती हैं, एक होती है प्रवर समिति और एक होती है संयुक्त समिति। राज्यसभा की भी 2 समितियां होती हैं, प्रवर समिति और दूसरी होती है संयुक्त समिति। दोनों सदनों की अपनी अपनी समितियां। जब हम कहेंगे कि लोकसभा की प्रवर समिति को भेजा गया, तो प्रवर समिति का मतलब है कि इसमें केवल और केवल लोकसभा के ही सदस्य होंगे, सत्ता पक्ष के भी हो सकते हैं और विपक्ष के भी होते हैं, दोनों से मिलकर के होते हैं। विरोध कौन कर रहा है? सामान्यतः विपक्ष के लोग करते हैं ना। तो प्रवर समिति में कुछ विपक्ष के जानकार लोग होते हैं, अन्य घटक दलों के भी जानकार लोग होते हैं और सत्ता पक्ष के भी कुछ जानकार लोग होते हैं। क्लियर हो गया? कई समितियां होती हैं तो प्रवर समितियां। जब हम कहेंगे कि लोकसभा की संयुक्त समिति, तो लोकसभा की संयुक्त समिति का मतलब है कि इसमें लोकसभा के भी सदस्य हैं और इसमें राज्यसभा के भी सदस्य हैं। नो डाउट लोकसभा के सदस्यों की संख्या ज्यादा होगी, राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कम होगी। ऐसे मामले संयुक्त समिति को भेजे जाते हैं जिसमें केंद्र कानून बनाती है, मगर कहीं ना कहीं वो कानून से राज्यों के हित थोड़ा बहुत प्रभावित हो रहे हैं। तो राज्यों के हित प्रभावित होंगे तो इसका मतलब भारत में जो संसदीय शासन प्रणाली है, भारत का जो संघीय ढांचा है, राज्यों की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं डिसबैलेंस हो रही है। और केंद्र में यानी संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व कहां है? राज्यसभा में। इसलिए राज्यों के कुछ लोगों को भी संयुक्त समिति में जोड़ दिया जाता है। मामला क्लियर? जब हम कहेंगे राज्यसभा की संयुक्त समिति, सॉरी प्रवर समिति, तो इसमें केवल और केवल राज्यसभा के मेंबर होते हैं, वही उस पर विचार करते हैं। जब हम कहेंगे कि राज्यसभा की संयुक्त समिति, उसमें राज्यसभा के भी सदस्य हैं और कुछ सदस्य लोकसभा के भी होते हैं, ज्यादा राज्यसभा के ही होंगे। अब क्लियर हो गया? तो हम मोटा मोटा ये कह सकते हैं
कि परवर समितियों में जिस सदन की परवर समिति है केवल उसी सदन के मेंबर होंगे, लेकिन संयुक्त समिति में दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। अब क्लियर? अब क्या होता है ये आप समझ के, अब आ जाओ इधर। समितियों द्वारा जांच, यानी ये जो परवर समिति है और संयुक्त समिति है, इन्हीं किसी समिति को भेजा जाएगा, यही उसकी जांच करेंगे। ये डिपेंड करता है कि किस समिति को भेजें, परवर को भेजें कि संयुक्त को भेजें। जैसे मैंने कहा, अगर मामला राज्यों के हितों से जुड़ा हुआ है, कानून राज्यों पर भी इंपैक्ट डालेगा, तो हम लोकसभा की संयुक्त समिति को भेजेंगे। और राज्यों के हित नहीं प्रभावित हो रहे हैं तो हम लोकसभा की परवर समिति को भेजते हैं। 99% जो मामले होते हैं ये परवर समिति को ही भेजे जाते हैं। क्लियर हो गया था? परवर समिति में सत्ता और विपक्ष दोनों के लोग हैं, जानकार लोग हैं, अन्य लोग भी आते हैं जो विशेषज्ञ होते हैं। जिस विषय से संबंधित कानून, माना महिला बिल को लेकर के कानून है, तो महिलाओं से जुड़े हुए जो ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, संस्थाएं हैं, उनसे भी जो जानकार लोग हैं उनको भी समिति में चर्चा के लिए बुलाया जाता है। आपने अगर ह्यूमन एम्पावरमेंट के ऊपर, महिलाओं की समस्या के ऊपर पीएचडी की है और भारत के जाने माने ख्याति प्राप्त पर्सनैलिटी हैं, तो आपको भी वहां पर आमंत्रित किया जा सकता है। उस समिति में महान्यायवादी को भी बुलाया जा सकता है। पढ़ाया था ना हमने, संसद की समितियों का सदस्य भी बन सकता है, कमेटी में भाग ले सकता है, इसी परवर समिति संयुक्त समिति में उसको भी बुलाया जा सकता है। मामला क्लियर? अब क्या करेंगे? समिति जांच करेगी। ये बड़ी गहरी, इसमें विशेषज्ञ लोग हैं, जानकार लोग हैं, नॉलेजेबल लोग हैं, अपने अपने फील्ड से में स्पेशलाइजेशन रखने वाले लोग हैं। इसलिए उस विधेयक के एक एक खंड, एक एक उपखंड पर बड़ी बारीकी से वो अध्ययन करते हैं, उसकी जांच करते हैं और उसके तकनीकी पहलुओं पर भी जांच करते हैं। जो चीज सही होती है उसको ओके, जो खराब होती है ये हटाना होता है, उसके बारे में ये रिकमेंडेशन देते हैं। अब क्लियर हो गया? तो बड़ी गहन विस्तृत चर्चा, जांच जो करती है वो समितियां करती हैं। क्यों करती हैं? क्योंकि सदन के सदस्यों की कोई शैक्षिक योग्यता नहीं होती, इसलिए वो तकनीकी पहलुओं को और सैद्धांतिक पक्ष को नहीं समझ सकते। उनको समझने के लिए समितियों के गठन का प्रावधान हमारा संविधान करता है। मामला क्लियर? अब समिति ने जांच की, जांच के बनने बाद ये अपनी सलाह देती है, रिकमेंडेशन देती है, सुझाव देती है। सुझाव के बाद जो है वो प्रस्ताव फिर दोबारा से संसद सदन में आ जाएगा। हम लोकसभा की बात कर रहे हैं अभी। लोकसभा, माना हमने लोकसभा में रखा, किसी भी सदन में रख सकते हैं इस विधेयक को, लेकिन लोकसभा में हम मानने की लेके चल रहे हैं कि रखा। लोकसभा में मंत्री जी ने रखा, उसका शीर्षक बताया पहले चरण में, उसका उद्देश्य बताया, उसके बाद उसको सरकारी गजट में प्रकाशित कर दिया और उसकी कॉपियां सभी सदस्यों को, लोकसभा के सदस्यों को आवंटित कर दी गई। दूसरे चरण यानी बहस करने के लिए जो तिथि निर्धारित है, उस चरण पे संसद के लोग आते हैं, यानी लोकसभा के सदस्य आएंगे, सामान्य बहस करेंगे उस पर, उसके व्यवहारिक पक्ष पर, उसका क्या प्रभाव है, क्यों है, अपनी अपनी बातें कहेंगे। 1 घंटा, 2 घंटा, 1 दिन, 2 दिन, जितना उस पर समय निर्धारित किया गया होगा। उसके बाद वो कहां चली जाएगी? समितियों के पास, या तो परवर समिति के पास या संयुक्त समिति के पास। समिति बड़ी बारीकी से उसकी जांच करेगी, एक एक खंड उपखंड की जांच करेगी और उसके बाद अपनी सलाह देगी। अपनी सलाह के साथ समिति, अपने सुझाव के साथ समिति दोबारा से उस विधेयक को सदन को यानी लोकसभा को लौटा देगी। अब लोकसभा का फिर जो तिथि निर्धारित होती है, उस तिथि पर लोकसभा जो है फिर उस पर क्या करती है? विचार विमर्श करती है। क्या करेगी? विचार विमर्श। किन पर? जो सलाह समितियों ने दी है, जो सुझाव समितियों ने दी है, ये कहां तक सही है, कहां तक गलत है। वो बाध्यकारी नहीं है, वो एडवाइजरी है। अब सरकार भी तो देखेगी उनको कि क्या सलाह इन्होंने दी है, क्या ये एग्जिस्ट करती हैं कि नहीं करती हैं। हम जिस मंतव्य को लेकर के विधेयक लेके आ रहे हैं, क्या इनकी सलाह उस मंतव्य को पूरा कर रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि उस मंतव्य को पूरा करने में अवरोध उत्पन्न कर रही है, तो वो फिर उसका विरोध करेगी, कहेगी कि आपने गलत ढंग से दे दिया, हम तो इसलिए इसको लेके आ रहे हैं, इसके कारण ये समस्या हो रही है। विपक्ष अपनी बात कहेगा। क्लियर? तो उन पर क्या होती है? सामान्य चर्चा होती है। ये कोई बहुत लंबी दिन नहीं जाती, हल्की फुल्की चर्चा इसको करते हैं, मैक्सिमम 1 दिन में निपटा दिया जाता है। तो ये 3 चरण से गया, जो कि दूसरा चरण है। दूसरे चरण के 3 चरण, पहला है बहस का चरण, दूसरा है समितियों द्वारा जांच का चरण, तीसरा है सामान्य विचार विमर्श का चरण। अब होता है तीसरा चरण। क्लियर? तीसरे चरण में क्या होता है? सदन के भीतर मतदान होता है, वोटिंग होती है। पक्ष विपक्ष, पक्ष कर अड़ा हुआ है पारित कराना है, विपक्ष उसका विरोध कर रहा है, अब उसके भीतर मतदान होती है।
इस मतदान यानी इस तीसरे चरण में किसी भी प्रकार की चर्चा नहीं, चर्चा अब हो गई जितनी होनी थी। आपके मन में विरोध है, आप नहीं चाहते पारित होना, अपना आक्रोश अपने मतदान के माध्यम से दिखाइए। अब मुंह पे ताला, अब वोट पे जो है आपको जोर देना है। क्लियर? यहां पर मतदान होता है, अगर वो पारित हो गया, मतदान में लोकसभा में तो पारित हो ही जाता है क्योंकि सरकार का मेजोरिटी होती है, मेजोरिटी नहीं तो सरकार गिर जाएगी, तो सामान्यतः वो पारित हो जाएगा लोकसभा में। अगर पारित नहीं हुआ तो फिर क्या है, ज्वाइंट सेशन का कॉन्सेप्ट है। तब अभी ज्वाइंट सेशन नहीं आएगा, अभी वो उसको दूसरे सदन में रखेगी। फिर माना लोकसभा, वैसे तो लोकसभा में तो गिर जाएगा, पर अगर ये राज्यसभा की बात हो, लोकसभा में गिरेगा तो सरकार गिर जाएगी। राज्यसभा में रखा, राज्यसभा ने पारित नहीं किया तो सरकार फिर लोकसभा में लाती है, लोकसभा में पारित कर देती है, उसके बाद उसको ज्वाइंट सेशन के लिए भेज देती है। क्लियर? तो ये कंडीशन। तो तीसरा चरण में कोई चर्चा नहीं, कोई बहस नहीं, बस केवल मतदान, और मतदान में अगर वो पारित हो जाता है तो फिर वह दूसरे सदन को भेज देते हैं। दूसरा सदन मतलब अब राज्यसभा के पास जाएगा। तो चौथा जो चरण होता है, चौथा चरण होता है राज्यसभा को भेजना। अब राज्यसभा के पास वो चला गया, लोकसभा ने पारित कर दिया, राज्यसभा के पास गया, लोकसभा में पारित नहीं होगा तो सरकार गिर जाएगी। ठीक है? अब राज्यसभा के पास गया तो राज्यसभा भी यह विधेयक उन्हीं 3 चरणों में गुजरेगा, यानी 3 उपचरणों में गुजरेगा। पहले चरण में उसमें बहस होगी, दूसरे चरण में समितियां के द्वारा जांच होगी, और तीसरे चरण में इसमें क्या होगा, विचार विमर्श होगा, और उसके बाद ये चौथा चरण ही मान के चल लो, ये इसको पारित करेगा, यानी मतदान होगा। क्लियर हो गया? अगले सदन से भी बिल्कुल उन्हीं प्रक्रियाओं से गुजरेगा जैसे हमने पहले सदन से गुजारा। राज्यसभा में गया तो राज्यसभा में भी क्या करेगा, जो सरकार के, अब आपको पता है कि राज्यसभा में भी सत्तारूढ़ पार्टी का नेता होता है, विपक्ष का भी नेता होता है, तो सामान्यतः जो सरकार के मंत्री हैं, जिसने लोकसभा में प्रस्तुत किया वही जाकर के उसको राज्यसभा में भी रख देता है। नहीं रखा तो कोई अन्य मंत्री रख देता है, क्योंकि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से काम करती है। तो मंत्री साहब ने रख दिया, वहां पर भी उसे ही बताएंगे जाएंगे, पहले चरण में केवल उसका शीर्षक बताएगा, उसका उद्देश्य बताएगा, फिर सबको, सारे राज्यसभा के सांसदों को उसकी प्रतियां दे दी जाएंगी। यहां पर सरकारी गजट में दोबारा पारित करने की जरूरत नहीं, सरकारी गजट में एक ही बार होता है, वो लोकसभा के समय हो चुका है। क्लियर? अब राज्यसभा के सदस्यों को प्रतियां दी जाएंगी, अब बहस के लिए उनको बुलाया जाएगा, दूसरा चरण वहां पर भी क्या होगा, बहस की स्थिति हो जाएगी। सामान्य चर्चा वो करेंगे, बहस करेंगे, उसके बाद उसकी विस्तृत जांच के लिए वो भी अपनी समितियों को भेज सकती है। फिर दूसरे चरण में समितियां जांच करेंगी, एक एक खंड पे वो करेंगे कि हाँ सही है गलत है, उसने अपनी तरफ से रिकमेंडेशन देनी है, और फिर जांच के बाद सलाह सहित उसको दोबारा से सदन को यानी राज्यसभा को लौटा देगी। फिर राज्यसभा में तीसरा चरण विचार विमर्श का चरण होगा। विचार विमर्श में उसकी मोटी मोटी बातों पर चर्चा करेंगे, और उसके बाद फिर वहां पर मतदान होगा। यहां पर चौथा चरण है ना जो ये मतदान वाला, इसी विचार विमर्श के साथ जुड़ा हुआ है। 3 ही चरण है यहां पे, विचार विमर्श और मतदान का चरण। क्लियर? दूसरा सदन भी अगर इसको पारित कर दे तब 5वां चरण होता है, और 5वां चरण क्या है, तब यह राष्ट्रपति के पास सिग्नेचर के लिए जाता है। फिर बात वही 111 का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति या तो साइन कर देगा, साइन करेगा तो विधेयक अधिनियम बन जाएगा, अगर मना करेगा तो नहीं बनेगा, या फिर पुनर्विचार के लिए लौटा सकेगा। और बात वही पुनर्विचार के लिए लौटाएगा, अगर लोकसभा उसको साधारण बहुमत से दोबारा पारित कर दे तो फिर राष्ट्रपति को साइन करना ही पड़ेगा, उसके लिए बाध्यकारी हो जाता है। तो यह है किसी विधेयक के पारित होने का, खासतौर से साधारण विधेयक के पारित होने का जो प्रक्रिया है। कोई डाउट यहां था? हाँ ना तो बोलो। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात, आपको यह भी पता है कि आर्टिकल 85 के तहत मैंने कहा था कि लोकसभा विघटित हो सकती है। हालांकि विघटित कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, मतलब भंग हो सकती है, यह हमने बताया था, समय से पहले भी हो सकती है। 5 साल बाद तो होगी लेकिन समय से पहले भी होगी। अब ध्यान दो, कोई साधारण विधेयक है, सरकार उसको लेकर के आई, सरकार ने उसको लोकसभा में रखा।
अभी लोकसभा में विचार ही चल रहा है, बहस ही हो रही है, या लोकसभा में समितियां उसको जांचें कर रही हैं, अभी लोकसभा से पारित नहीं हुआ, लोकसभा में रखा और लोकसभा में विचाराधीन है, मतलब मतदान नहीं हुआ, पारित नहीं हुआ। हो सकता है बहस हो रही हो सकता है वो समितियों के द्वारा जांचा जा रहा हो सकता है कि अभी जो सामान्य विचार विमर्श है वो चल रहा हो, लेकिन विचाराधीन है। इसी दौरान तब तक लोकसभा विघटित हो गई। अब लोकसभा ही विघटित हो गई, लोकसभा भी उस विधेयक पर विचार ही कर रही थी, तो वो विधेयक क्या होता है, समाप्त हो जाता है। क्लियर हो गया? जब सरकार ही नहीं रही, लोकसभा में सरकार ने उसको रखा, सरकारी विधेयक है वो, जब वो सरकारी विघटित हो चुकी है तो विधेयक का औचित्य ही समाप्त हो गया। विपक्ष तो वैसे भी उसको स्वीकार नहीं करेगा, तो विधेयक क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। यदि सरकार ने लोकसभा में रखा, लोकसभा ने पास कर दिया, पारित कर दिया, और पारित होने के बाद वो राज्यसभा के पास गया है, राज्यसभा में गया है। क्लियर हो गया? राज्यसभा में गया है और राज्यसभा ने भी पारित नहीं किया, राज्यसभा उसको विचार ही कर रही है। इसी दौरान लोकसभा विघटित हो गई, तो क्या होता है, विधेयक भी समाप्त हो जाता है। क्लियर हो गया? सरकार लेके आई थी ना, जब सरकारी विघटित होगी, लोकसभा भंग का मतलब सरकारी हट गई, तो विधेयक का औचित्य ही समाप्त हो गया। तीसरा केस कि लोकसभा में सरकार ने रखा, लोकसभा ने पास किया, उसके बाद सरकार ने पास करके राज्यसभा को भेजा, राज्यसभा ने भी पास कर दिया, उसके बाद कहां जाता है, राष्ट्रपति के पास। वो राष्ट्रपति के पास अभी क्या है, विचाराधीन है। राष्ट्रपति पास कर देगा तो कानून बन जाएगा, कानून बनने के बाद लोकसभा विघटित हो जाए तो कानून बन चुका, अब उसका कोई समापन नहीं हो सकता। लेकिन अभी तक कानून नहीं बना, राष्ट्रपति के पास है, राष्ट्रपति ने भी साइन नहीं किए, विचार कर रहा है उस पर, मैं इसको भेजूं पुनर्विचार के लिए कि ना भेजूं, साइन करूं, उसके अभी अंतर्द्वंद में है। या हो सकता है राष्ट्रपति छुट्टी पर गए हो, या राष्ट्रपति थोड़ा सा जो है वही हो, फाइल पे रखे हो, राष्ट्रपति कह रहे देखते हैं जरा 2-4 दिन बाद। क्लियर? इसी दौरान लोकसभा गिर गई। कई बार ऐसा भी होता है, सरकार अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए कोई विधेयक ला देती है, दोनों सदनों से पारित भी हो जाता है ज्वाइंट सेशन के द्वारा, और राष्ट्रपति के पास, और प्रेशर डालते ही फटाफट साइन कीजिए इस पर। राष्ट्रपति को पता है कि सरकार गिरने वाली है, सरकार कुछ ही समय की बची हुई है, इसके खिलाफ माहौल बन रहा है, और अपनी उस स्थिति को, इमेज को और अपनी साख को बचाते हुए, अपना लाभ लेते हुए सरकार जबरन इसको पारित करवा रही है। ये विवेकाधीन है राष्ट्रपति का। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति बोलता है करता हूं साइन, चिंता मत करो, मना भी नहीं करेगा, करेगा भी नहीं, वीटो पावर का प्रयोग करेगा, जिसको कहते हैं जेबी वीटो। ठीक है ना? 2, 4, 5, 10 दिन उसको लगता है जरा देखने दो इनको, डे बाय डे के हाल क्या है, 2, 4, 5 हफ्ता 10 दिन में सरकार गिर जाती है, फिर नई सरकार उस पर विचार करती है कि क्या करें, पास करना है कि नहीं करना है। ठीक है? तो सेम कंडीशन। तो पहली कंडीशन मैंने कहा कि लोकसभा में रखा, लोकसभा ने पास नहीं किया, अभी विचाराधीन है, लोकसभा विघटित हो गई, तो प्रस्ताव भी समाप्त हो जाता है, विधेयक भी समाप्त। दूसरा केस क्या है कि लोकसभा में रखा, लोकसभा ने पारित कर दिया, और उसको पास करने के बाद राज्यसभा में भेज दिया, राज्यसभा ने पारित नहीं किया, विचाराधीन है, तभी लोकसभा भंग हो गई, विघटित हो गई, तो विधेयक भी समाप्त हो जाता है। तीसरा केस, लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा ने भी पास कर दिया, और उसके बाद राष्ट्रपति के पास है, राष्ट्रपति अभी विचार कर रहा है, पास नहीं किया, इसी दौरान लोकसभा विघटित हो गई, तो विधेयक समाप्त हो जाता है। क्लियर कंडीशन है? राष्ट्रपति आर्टिकल 53 याद करो और आर्टिकल 74 याद करो। राष्ट्रपति कार्यकारी शक्ति का प्रमुख है, लेकिन वह मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करेगा, आर्टिकल 74। क्लियर? जब लोकसभा ही भंग हो गई, मंत्रिपरिषद ही विघटित हो गई, भंग हो गई, तो राष्ट्रपति किसकी सलाह पर साइन करेगा? क्लियर हो गया? चौथा केस क्या है कि मान लिया अब कोई सरकार, जैसे इन्होंने महिला आरक्षण बिल को लेकर के किया कि राज्यसभा में रखा, अभी राज्यसभा में रखा गया है, पास नहीं हुआ, अभी राज्यसभा में रखा है, राज्यसभा उस पर क्या कर रही है, विचार अभी कर ही रही है, विचार कर रही है, तभी लोकसभा विघटित हो गई, तो विधेयक समाप्त नहीं होगा। क्लियर है? अभी लोकसभा में नहीं, राज्यसभा में रखा, राज्यसभा विचार ही कर रही है, लोकसभा विघटित हो गई, तो विधेयक समाप्त नहीं होगा।
राज्यसभा में रखा, राज्यसभा ने पास कर दिया, जैसे पास होगा तुरंत लोकसभा के पास चला जाता है, उसको लोकसभा को भेज दिया। क्लियर? लोकसभा ने अभी विचार कर रही है, लोकसभा ने अभी पास नहीं किया है, तभी लोकसभा भंग हो गई, तो विधेयक समाप्त हो जाता है। लोकसभा के पास पहुंच गया, विचार वो कर रही है, तभी लोकसभा विघटित हो गई, अब विधेयक का औचित्य ही समाप्त हो गया। क्लियर? राज्यसभा में रखा, राज्यसभा ने पास कर दिया, लोकसभा के पास गया, लोकसभा ने भी पास कर दिया, वही ये तीसरी वाली कंडीशन बन रही है। और किसके पास पहुंच गया? राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति विचार ही कर रहा है, पास कर देगा तो कानून बन जाएगा, तब तो सारी समस्याएं खत्म, लेकिन विचार ही कर रहा है, लोकसभा विघटित हो गई तो विधेयक भी समाप्त हो जाता है। ये तीसरी कंडीशन बन रही है ये वाली। कोई दिक्कत यहां तक? विधेयक राज्यसभा में आया या लोकसभा में आया, कहीं पर भी आया, पारित कर दिया, लोकसभा में आया, उसने भी पास कर दिया, ये पहुंच गया साहब आपके प्रेसिडेंट के पास। क्लियर है? अब तुम्हारी अग्नि परीक्षा सुनो। प्रेसिडेंट इस पर विचार कर रहा है, तभी लोकसभा विघटित हो गई, तो ये वाली कंडीशन हो गई, क्या हो गया? विधेयक समाप्त हो जाएगा। लेकिन राष्ट्रपति ने इसको पुनर्विचार के लिए भेज दिया, और पुनर्विचार के लिए कहां भेजेगा? लोकसभा के पास। क्लियर? पुनर्विचार के लिए भेजा है, तभी लोकसभा भंग हो गई। अब विधेयक का क्या होगा? समाप्त होगा कि नहीं होगा? एक केस यह है, इसका जवाब दो। दूसरा केस, लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा के पास गया, राज्यसभा ने पास नहीं किया। अब 108 का प्रयोग करवाया सरकार ने राष्ट्रपति से, ज्वाइंट सेशन बुला दिया। क्लियर है? ज्वाइंट सेशन बुला दिया और तय कर दिया, आज कितनी तारीख है? 10 तारीख। मान लिया जाए कि 13 तारीख को जो है ज्वाइंट सेशन होगा, लोकसभा राज्यसभा के दोनों सदस्य भाग लेंगे और तब उसको पारित करेंगे, वोटिंग करेंगे। 13 अक्टूबर की तिथि, ठीक है, 2025। मगर 11 अक्टूबर को लोकसभा भंग हो गई। अब क्या होगा? क्या वो विधेयक समाप्त हो जाएगा या वो विधेयक बना रहेगा? है रितेश? क्यों है? लोकसभा से पारित हो रखा है, तो यहां पर भी तो लोकसभा से पारित हो गया था, राज्यसभा ने पारित किया, लोकसभा ने पारित किया, राष्ट्रपति के पास विचाराधीन है और लोकसभा भंग हो गई, तो क्या हो गया? विधेयक गिर गया। इसीलिए मैंने यहां तक आपको बताया। अब आपको बताना है आप समाप्त हो जाएगा। क्यों? रीजन क्या है? किसने? राष्ट्रपति ने। हाँ। मैं आपको एक और केस बताता हूं। आपके संविधान में एक आर्टिकल ये भी है, एक प्रावधान ये भी है कि अगर लोकसभा भंग हो जाती है और राष्ट्रपति ने ज्वाइंट सेशन की तिथि पहले डिक्लेयर कर दी है, जैसे 9 अक्टूबर को डिक्लेयर किया कि 13 अक्टूबर को ज्वाइंट सेशन होगा, क्लियर, और 11 तारीख को जो है लोकसभा भंग हो गई, तब क्या होगा? तो विघटित लोकसभा ही उस निर्धारित तिथि पर अधिवेशन में शामिल होती है। विघटित है, यह हमारे संविधान ने बड़ा ही महत्वपूर्ण पॉइंट यहां पर जोड़ रखा है, क्योंकि अभी तो लोकसभा बनेगी नहीं, और इतना महत्वपूर्ण मामला है कि जिस पर जो है राष्ट्रपति की गरिमा है। यहां पर जो हमारा राष्ट्राध्यक्ष है, कार्यकारी शक्ति का जो हेड है, उसकी गरिमा का प्रश्न है, उसकी प्रेस्टीज है ये।
तो क्या कर दिया, विघटित लोकसभा, इसलिए संविधान निर्माताओं ने हमारे संविधान में लिख दिया कि इस विघटित लोकसभा ही क्या करती है, उस ज्वाइंट सेशन में भाग लेती है। अगर विधेयक समाप्त हो जाता तो फिर क्यों भाग लेते, क्यों उनको बुलाते, तब तो ज्वाइंट सेशन ही समाप्त हो जाता है ना। विघटित लोकसभा ही भाग लेगी, इसका मतलब विधेयक समाप्त नहीं हुआ है। अब समझ में आ गया, सेकंड वाला तो समझ गया ना पहली बात। जो इन्होंने कहा, ये जब इन्होंने तो कहा कि नहीं, इन्होंने जवाब सही नहीं दिया क्योंकि ये फंस गए इस वाले पर। इस वाली कंडीशन में तो समाप्त हो रहा है, इन्होंने कहा समाप्त होने का, न होने का रीजन नहीं दिया, आपने कहा समाप्त हो जाएगा। तो आपका सवाल और दोनों का सवाल का जवाब ये है, विघटित लोकसभा ही उस कंडीशन में भाग लेती है। इसका मतलब अगर राष्ट्र दोनों सदनों से पारित होने के बाद राष्ट्रपति ने ज्वाइंट सेशन बुला दिया है और उसी दौरान लोकसभा विघटित हो गई तो विधेयक समाप्त नहीं होगा, विधेयक पर चर्चा होगी, ज्वाइंट सेशन बुलाया जाएगा और विघटित लोकसभा ही क्या होगी, उस ज्वाइंट सेशन में भाग लेगी। अब मामला क्लियर। पहला केस क्या था कि अगर पुनर्विचार के लिए लौटा दिया, लोकसभा ने पारित कर दिया, राज्यसभा ने पारित कर दिया, राष्ट्रपति के पास वो गया, राष्ट्रपति ने अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए पुनर्विचार के लिए लौटा दिया, उसी दौरान लोकसभा भंग हो गई, तो विधेयक समाप्त नहीं होगा। विधेयक समाप्त नहीं होगा। याद करो आर्टिकल 111, जब मैंने कहा कोई साधारण विधेयक, सॉरी वो नहीं, कंडीशन वही है, याद करो आत्यंतिक वीटो राष्ट्रपति का। मैंने लिखाया था उधर, बताया था, बकायदा लिखा रखा है कि आत्यंतिक वीटो का मतलब यह होता है, ये कहां से लिया गया, ब्रिटेन से। ब्रिटेन की संसद द्वारा पारित विधेयक पर वहां का जो राष्ट्राध्यक्ष है वो साइन कर भी सकता है, मना भी कर सकता है। हमारे यहां हमने कहा कर भी सकता है, मना भी कर सकता है, पुनर्विचार भी कर सकता है, लेकिन मना करने की मैंने दो शर्तें बताई थी। क्या कि या तो वो विधेयक क्या हो, गैर सरकारी विधेयक हो, और दूसरा क्या है, हाँ दूसरी कंडीशन मैंने ये बताई थी कि लोकसभा राज्यसभा से वो पारित हो गया कोई विधेयक और उसी दौरान लोकसभा विघटित हो गई, वो राष्ट्रपति के पास विचाराधीन अवस्था में है, लोकसभा विघटित हो गई, अब राष्ट्रपति साइन नहीं करेगा। जब नई लोकसभा गठित होगी, यानी नया मंत्रिमंडल गठित होगा और राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह पर काम करने के लिए बाध्य है आर्टिकल 74 के अनुसार, अब नया मंत्रिमंडल बताएगा राष्ट्रपति को कि वो उसको पारित कर दे, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, हमको साइन कर दो, तो राष्ट्रपति साइन कर देगा और कहेगा कि नहीं ये तो बेकार है, इसका तो माना विपक्ष वाली जो है अब नई लोकसभा में आके सरकार बना दी, विपक्ष में रहते उसने विरोध किया था, अब सत्ता में, तो कहेगा कि हमने तो इसका विरोध किया, कैसे पारित करवा दे, तो राष्ट्रपति को कहेगा कि नहीं साइन मत करो, तो विधारित हो जाएगा। क्लियर है। तो कहने का मेरा मतलब कि अगर पुनर्विचार के लिए भेजा, लोकसभा विघटित हो गई तो बिल समाप्त नहीं हुआ, अब डिपेंड करेगा नई लोकसभा का गठन, और नई लोकसभा उस पर निर्णय लेगी कि उसको मना करना है, यानी बिल मना करेगा तो बिल समाप्त हो जाएगा, और उस पर साइन करना है तो बिल जो है पास होकर के कानून बन जाएगा। कोई दिक्कत? किसी को अगर संदेह है, किसी के मन में डाउट है, कोई नहीं समझ पाया है तो प्रश्न करो, मैं दोबारा बोल सकता हूं। दोबारा सुन लो इन केसों को। 5 चरण से पारित होता है, प्रत्येक सदन से कोई साधारण विधेयक 3 चरण से पारित होता है। पहला चरण में उसको रखा जाता है, शीर्षक बताया जाता है और उसका उद्देश्य बताया जाता है। दूसरे चरण में वो सदन 3 चरणों से गुजरता है, बहस करता है, समिति द्वारा जांच करवाता है, साधारण और विचार विमर्श करने के बाद करके फिर चौथे चरण में उसमें वोटिंग करवाता है। ठीक है, तीसरे चरण के अंतर्गत फिर चौथे चरण में दूसरे सदन में जाता है, दूसरा सदन भी 3 चरणों से पारित करता है, बहस करता है, समिति द्वारा जांच करवाता है, फिर साधारण विचार विमर्श होता है, फिर उसी में मतदान करवा देता है, और 5वें चरण जो है वो राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति साइन करेगा, मना कर देगा या पुनर्विचार के लिए लौटा देगा। क्लियर? एक सदन ने पारित किया, दूसरा सदन नहीं करेगा तो 108 के अंतर्गत राष्ट्रपति ज्वाइंट सेशन बुला देगा। ज्वाइंट सेशन में वो पारित हो ही जाता है क्योंकि लोकसभा की सदस्य संख्या ज्यादा होती है और लोकसभा में सरकार का बहुमत होता है, इसलिए साधारणतः ज्वाइंट सेशन में पास हो जाता है। क्लियर? ज्वाइंट सेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। क्लियर? फिर मैंने कंडीशंस बताई थी कि अगर कोई साधारण विधेयक है, लोकसभा में रखा, लोकसभा में विचाराधीन है, उसी समय लोकसभा विघटित हो गई तो विधेयक भी समाप्त।
लोकसभा में रखा, लोकसभा ने पारित कर दिया, राज्यसभा में चला गया, राज्यसभा में विचाराधीन है, लोकसभा भंग हो गई तो विधेयक भी समाप्त। लोकसभा में रखा, उसने पारित कर दिया, राज्यसभा में गया, उसने भी पारित कर दिया, अब राष्ट्रपति के पास गया, लेकिन अभी उसने साइन नहीं किया, विचार पुनर्विचार के लिए भी नहीं लौटाया, उसी के पास पड़ा है, टेबल में पड़ा है, लोकसभा भंग हो गई, विधेयक भी समाप्त। क्लियर? राज्यसभा में रखा, राज्यसभा में अभी विचाराधीन ही है, पास नहीं किया उसने, लोकसभा भंग हो गई तो विधेयक समाप्त नहीं होगा, बना रहेगा, उसके बाद नई लोकसभा वो उस पर विचार करेगी। राज्यसभा में रखा, राज्यसभा ने पारित कर दिया, लोकसभा में भेज दिया, तभी लोकसभा भंग हो गई, अभी लोकसभा ने पारित नहीं किया था, तो विधेयक समाप्त हो जाएगा। जैसे ही लोकसभा टच करेगी विधेयक समाप्त। राज्यसभा में रखा, राज्यसभा ने पारित कर दिया, लोकसभा में रखा, लोकसभा ने पारित कर दिया, राष्ट्रपति को भेजा, विचार विमर्श के लिए है, अभी पारित नहीं किया, यही वाली कंडीशन रिपीट हो रही है, तो क्या हो गया, विधेयक समाप्त हो जाएगा। अब है दो विशिष्ट दशाएं, राज्यसभा और लोकसभा ने पारित कर दिया, यही वाली कंडीशंस, तब चाहे लोकसभा में रखो या पहले राज्यसभा में रखो, अंततः दोनों सदनों से पारित हो गया, राष्ट्रपति के पास गया है और राष्ट्रपति नाखुश हो गया और उसने पुनर्विचार के लिए लौटा दिया, तभी लोकसभा भंग हो गई, तो विधेयक समाप्त नहीं होगा, बना रहेगा। नवगठित जो मंत्रिपरिषद है, नवगठित लोकसभा और उस नवगठित लोकसभा की मंत्रिपरिषद ये तय करेगी कि उसको साइन करना है कि नहीं करना है, अर्थात राष्ट्रपति उस पर साइन करेगा कि नहीं करेगा, इसलिए विधेयक समाप्त नहीं होगा। और अगली कंडीशन कि लोकसभा से पारित हो गया, यानी एक सदन ने पारित किया, दूसरे सदन ने नहीं किया, सामान्यतः लोकसभा कर देता है, राज्यसभा नहीं करता, और राष्ट्रपति ने ज्वाइंट सेशन की तिथि बुला दी है और ज्वाइंट सेशन होने से पहले लोकसभा विघटित हो गई। जिस लोकसभा ने पारित किया, ध्यान दो जरा, राज्यसभा ने पारित नहीं किया और ज्वाइंट सेशन बुला रखा है, तभी वही लोकसभा विघटित हो गई, तो ज्वाइंट सेशन होगा। और ज्वाइंट सेशन होगा, इसका मतलब है, इसका अंडरस्टूड मतलब यह हुआ कि इसका मतलब विधेयक समाप्त नहीं हुआ है। अब मामला क्लियर है? तो यह है 4-5 कंडीशन। यहां तक कोई डाउट तो प्रश्न करो। राज्यसभा ने प्रस्ताव पारित कर दिया, हाँ हाँ, तो जाता ही नहीं है ना, तभी तो खैर ये पारित कहां किया इसने, अभी विचाराधीन है उसके पास। जैसे ही पारित होता है, यानी आज पारित हुआ तो आज ही लोकसभा में चला जाएगा, ये मान के चलो आप, और लोकसभा में भेज दिया और 10 बजे लोकसभा के पास भेजा, 11 बजे से कार्रवाई शुरू होती है, माना 12 बजे लोकसभा के पास भेज दिया और 3-4 बजे तक लोकसभा भंग हो गई या 1 घंटे बाद लोकसभा भंग हो गई, विधेयक समाप्त है। हाँ हाँ, नहीं जाएगा, तब तो लोकसभा भेजने का मतलब ही नहीं है। राज्यसभा में है, विचाराधीन है, राज्यसभा ने पारित कर दिया, लोकसभा तब तक भंग हो गई, खबर मिल गई, वो क्यों भेजेंगे उसको वहां, है ना? तो ये कंडीशन होती है। नहीं, इसी के अंतर्गत आते हैं। अब उनका प्रयोग मैं यहां नहीं कर रहा हूं, मैं उनको शब्दावलियों में लिखाऊंगा आपको अलग से। तो इसी दौरान जो है सदन का जो अधिवेशन होता है, वही प्रश्नकाल, शून्यकाल, तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न, ये सारे उसी दौरान संपन्न होते हैं। कुछ और नियम भी है जो आप सुनते रहते होंगे, अखबारों में आते रहते हैं कि इस नियम के तहत जो है विपक्ष ने चर्चा कराने की मांग की, सत्ता ने नहीं किया और उसके बाद हंगामा शुरू हो गया, वो भी सब उधर ही है, इसी दौरान वो सारे होते हैं। ठीक है, है? ऐसा कोई जरूरी भी नहीं है कि भेजना ही भेजना है, पर सामान्यतः कानून से संबंधित जो प्रस्ताव होते हैं वो भेजे जाते हैं, उसको एक परंपरा है। क्योंकि मैंने आपको बताया शुरुआत में कहा कि सांसद तो अनपढ़ भी हो सकता है, जिस मंत्री लेके आया वो अनपढ़ भी हो सकता है। 8वीं पढ़ा जो विधायक जो है वो आपके उत्तराखंड में जो है शिक्षा मंत्री बन रहा है। अब ऐसे में 8वीं की डिग्री है थी भी कि नहीं, क्या पता फर्जीवाड़ी से बनी हो, वो तो स्कूल में ग्राम प्रधान की सहमति से बन जाती है ना? तो ऐसे में 8वीं पास था भी कि नहीं था, ये भी अपने आप में बड़ा प्रश्न है। तो वो व्यक्ति शिक्षा मंत्री, और वो शिक्षा से सुधार के लिए, कानून के लिए प्रस्ताव लेके आ रहा है, तो उसकी समझ पर तो सैद्धांतिक प्रश्न खड़ा हो गया ना, इसको क्या पता शिक्षा का तकनीकी मामला, तो समिति के पास जाएगा। ठीक है, हाँ, ये मैंने वहां भी चर्चा की थी, कोई टाइम पीरियड नहीं है, तभी तो वीटो पावर आई है वो।
हाँ, कोई टाइम लिमिट नहीं है। वो तो जेब में रखा हुआ है, वो जेबी वीटो के तहत काम हो रहा है। संविधान में सिर्फ ये लिखा हुआ है कि यथाशीघ्र राष्ट्रपति हस्ताक्षर करेगा। मैंने जब आर्टिकल 111 बता रहा था आपको, चर्चा की थी। राष्ट्रपति साइन कर सकता है, विधारित कर सकता है, पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। राष्ट्रपति साइन करेगा, कब तक करेगा ये कुछ पता नहीं है। क्या यहीं से तो वीटो पावर जनरेट होती है, मना करना, पुनर्विचार के लिए भेजना, साइन करना, कब तक करेगा। तो संविधान सभा में कुछ लोगों ने कहा कि 6 महीने होनी चाहिए, 6 महीने लिखी गई थी पहले, लेकिन जब संविधान सभा में चर्चा हुआ तो उसको हटा दिया। और अंबेडकर ने कहा था कि ये यथाशीघ्र, मामला अति महत्वपूर्ण है, हम 6 महीने तक वेट करेंगे। और अगर बाई चांस मामला अति महत्वपूर्ण है और सरकार, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के आपस में ठनी हुई है, हम लिख देते 6 महीने, राष्ट्रपति बोलेगा इस प्रधानमंत्री की ऐसी की तैसी, 6 महीने है ना, तो मैं 6 महीने से एक दिन पहले साइन करूंगा, होने दो देश में बवाल, उसके लिए प्रधानमंत्री ये जिम्मेदार बनेगा। तो उस कंडीशन ना आए, इसलिए जो है यथाशीघ्र लिख दिया कि अगर देश के लिए एकता, अखंडता, संप्रभुता, अराजकता स्थिति पैदा ना हो, उससे संबंधित मामला हो, तो राष्ट्रपति जैसे जब प्रधानमंत्री पहुंचाएगा, उस तक जाएगा, तुरंत साइन कर दे। यथाशीघ्र शब्द का प्रयोग हुआ है, क्लियर। लेकिन उसका जो है कभी कभी राजनीतिक दुरुपयोग भी होता है, तो टाइम लिमिट कुछ नहीं है, इसीलिए जेबी वीटो में पड़ा रहता है। हम्म हम्म हाँ, तो कोई बात नहीं, तब दूसरा सदन है तो लोकसभा। जैसे महिला आरक्षण बिल था या जीएसटी था, ये सरकार ने यही तो चालाकी की। उनको पता है लोकसभा में तो हमारा बहुमत रहता ही रहता है, सरकार तभी तक रहती है जब तक तो लोकसभा में बहुमत है, तो लोकसभा से तो वो कभी भी चाहे पारित करवा दे। दिक्कत होती है राज्यसभा, क्योंकि कई बार सरकार का वहां पर बहुमत नहीं होता है, उसके अपने मेंबर, घटक दलों के मेंबर बहुमत वाले नहीं होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वहां लेके आते हैं, ताकि वहां जो विरोधी दल है, घटक दल है, उनको मैनिपुलेट किया जा सके। अभी उसको ज्यादा खोलते नहीं है, उसके बहुत सारे पहलुओं पर ज्यादा चर्चा नहीं करवाते हैं। क्यों? लोकसभा में करेंगे तो बहुत विकराल रूप ले लेगा, तो इसलिए वो राज्यसभा से लेके आ गए। वहां पर हल्का फुल्का जो विरोध होता है वो मैनिपुलेट करके उन लोगों को फेवर में ला करके या 2-4 लालच दे करके वो काम करवाई देते हैं। जैसे लोकसभा से, राज्यसभा से पारित हो गया, अब तो वो कानून बनेगा ही बनेगा, क्लियर, ये चाल होती है। लेकिन अगर ना हो, बाई चांस कोई मैनिपुलेट ना हो सके, तो कोई बात नहीं, तब लोकसभा लेके आएंगे, लोकसभा से पारित कराएंगे और फिर ज्वाइंट सेशन करवाएंगे, ठीक है ना। चलो, विधेयक में, हाँ, नहीं, कानून बनने से पहले वो तो कभी भी कर सकता है, कोई भी सरकार कर सकती है। ऐसा तो कुछ नहीं है कि कितनी बार, ऐसा कोई लिमिट नहीं है। मान लिया जाए पिछली सरकार ने कानून बनाया, अब जो है नई सरकार आ गई, उसको उसके कुछ खंड गलत लगे, संशोधन कर दिया, फिर कुछ समय बाद दोबारा से पुरानी सरकार रिपीट हो गई, उसने हटा करके फिर चेंज कर दिया, तो ये चलता रहता है खेल, इसकी कोई ऐसा वो नहीं है। सरकार का मतलब यही अधिकार उसके पास आ गया। पर फिर बात वही है, फिर एक प्रकार से लोकतंत्रात्मक परंपराएं काम करने लगती हैं। अगर हम बार बार यही करते रहेंगे तो फिर जनता के मन में उन दोनों राजनीतिक दलों के प्रति अविश्वास का भाव पैदा हो जाता है, क्योंकि उसका अंततः पॉजिटिव या नेगेटिव इंपैक्ट किस पे पड़ता है? जनता पे पड़ता है। पहली सरकार ने कोई उपखंड उसमें रखा, वो उनके कुछ लोगों को जरूर लाभ देगा। अब दूसरी विचारधारा की पार्टी सरकार में आ गई, जो पहले उसका विरोध कर रही थी, उसने उसको हटा करके दूसरा जोड़ दिया, तो फिर उसकी विचारधारा वाले लोगों को बेनिफिट होगा, पहले वालों को नुकसान होगा। फिर तीसरे टेनर में दोबारा से पहली वाली सरकार आ गई, उसने चेंज करके वो प्रोविजन जोड़ दिया, तो क्या होगा? फिर से उनके लोगों को लाभ, दूसरे वालों को नुकसान। तो जनता में क्या मैसेज गया? यार इनका तो ये चल ही रहा है, चले मर तो हम लोग रहे हैं। फिर तीसरा फ्रंट खड़ा हो जाता है। तो सरकारें ये गलतियां नहीं करती हैं, ठीक है। ये परंपरा है, ये कहीं कोई लिखा नहीं है, ये परंपराओं से शुरू होता है। तो लिखें जी, है, हाँ, थोड़ा सा तो लिख लेते हैं, शुरुआत कर लेते हैं कि हाँ लिखा। चलो।